चलिए फिर ये था 4 पॉइंट हमने देखा था इम्पॉर्टेंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में। अब चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल है प्रोटॉन, थर्ड इज़ न्यूट्रॉन एंड फोर्थ पार्टिकल इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल को चार्ज बाय मास रेशियो में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आप जल्दी से ट्राई करें। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, मुझे सिर्फ चार्ज बाई मास का वैल्यू चाहिए, मैं बस चार्ज का वैल्यू ले रहा हूँ। अगर मैं रिलेटिव चार्ज की बात करूँ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज +1, न्यूट्रॉन पे 0, हीलियम 2+ होता है। हीलियम 2+ मीन्स इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 2+ मीन्स +2 चार्ज है। क्लियर है? अगर मैं मास की बात करूं, अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं, तो इसका मास 1/1837 होता है। प्रोटॉन का मास 1, न्यूट्रॉन का मास 1। अल्फ़ा पार्टिकल का रिलेटिव मास कितना होगा? तो अल्फ़ा पार्टिकल मीन्स हीलियम 2+ है, हीलियम 2+ में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें मास हो जाएगा 4। अब चार्ज बाई मास का वैल्यू ले लो आप। तो यहाँ से चार्ज बाई मास अगर मैं फाइंड करूँ तो 1/this, मुझे सिर्फ मॉड चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, साइन से मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 1837 1/2। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा किसका है? ये वैल्यू दिख रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, इसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल, देन न्यूट्रॉन। अब आंसर मैच कर लें। तो मैंने क्या किया, मैंने रिलेटिव मास चार्ज और रिलेटिव मास लिख लिया। आप चाहें तो फिर आप एक्चुअल चार्ज और एक्चुअल मास भी लिख के डिवाइड कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, राइट। तो मैंने रिलेटिव ले लिया, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं जो कि बहुत ही सुपर हिट था, ये था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग दीजिए बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ कि आपको पता है रदरफोर्ड मॉडल में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ कर रहा था, इसके कारण वो स्पाइरल पाथ में आ रहा था, अदरवाइज सब कुछ परफेक्ट था, राइट। बोर्ड ने क्या कहा, देखो इन्होंने बोला कि देखो सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, राइट, और फिर क्या होंगे, ऐसे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारे सर्कुलर पाथ होंगे, ठीक। इनको अपन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट n = ये 1 दिख रहा है, तो n = 1 को अपन k से रिप्रेजेंट करेंगे, n = 2 को अपन l से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड ऑर्बिट मीन्स n = 3 को m से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ ऑर्बिट n = 4 को l से, फिर ऐसे n है OP चलेगा, ठीक। तो इन्होंने बोला कि एटम कैसा होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ सर्कुलर पाथ होंगे और इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को k से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड ऑर्बिट को l से रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट को m से, फोर्थ ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? फिर इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ये दिया कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, इस ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये बोर का स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना अभी, और मैं जैसे बोल रहा हूँ सिर्फ वैसे ही सोचो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बोर ने कहा कि इस ऑर्बिट का या फिर इस सर्कुलर पाथ का एनर्जी कांस्टेंट होता है। ये स्टेटमेंट सुनते जाना, भी बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, लेकिन सिर्फ अभी सुनते जाओ।
इस ऑर्बिट का या इस सर्कुलर पाथ का एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीन्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ इस स्टेटमेंट से कि अगर इस ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट है तो जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी कांस्टेंट होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तब तक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट होगा। सुनना फिर से, बोर ने क्या कहा कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऐसे ऑर्बिट होंगे जिनका एनर्जी कांस्टेंट होता है, मीन्स कुछ सर्कुलर पाथ होंगे जिनका एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जब तक उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी कांस्टेंट होगा। मतलब ये जो ऑर्बिट दिख रहा है ये ऐसे रैंडम किसी प्लेस पे नहीं होंगे। इसके लिए इन्होंने बोर ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया कि mvr इक्वल्स टू NH/2π। ठीक, m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, v इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर मतलब ये हो सकता है 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा। h ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 2π तो आपको पता है। इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आर रेडियस पे, स्पेसिफिक आर रेडियस पे कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ होंगे, आर रेडियस पे ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिनका एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो वो सर्कुलर रेडियस आर का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इन्होंने खुद का फॉर्मूला दिया है mvr इक्वल्स टू NH/2π। m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। n का वैल्यू आप पुट करो 1 2 3 4, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। इट मीन्स अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस चाहिए n इक्वल टू 1 पुट करें, h का वैल्यू तो पता है, अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें। कैसे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसी टॉपिक में देखेंगे। आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपको आर रेडियस पे एक ऐसा सर्कुलर पाथ होगा जिसका एनर्जी कांस्टेंट है। अगर इसका एनर्जी कांस्टेंट है तो जब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर टाइम के साथ जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेडियस ऑफ ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है। अभी इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, बस ये स्टेटमेंट सुनिए आप। आई होप ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। बोर ने क्या कहा कि सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, फिर सर्टेन रेडियस आर पे कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जिनका एनर्जी कांस्टेंट होता है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया है mvr इक्वल्स टू NH/2π। इस फॉर्मूले से आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी ऑर्बिट का आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए आपको क्या करना है अभी सिर्फ ये वाला डायग्राम, ये सिर्फ सर्कुलर डायग्राम आप बोर्ड से एटॉमिक मॉडल में ही ये डायग्राम ड्रॉ कर लें और फिर 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट लिखते हैं अपन। अब सिर्फ वो डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये सिर्फ सर्कुलर पाथ वाला ये ड्रॉ कर लें आप। n इक्वल टू 1 को k से, n इक्वल टू 2 को l से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर m से, फिर n से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करें हम।
चलिए फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट स्टेटमेंट लिखें। आपको भी ये सब नहीं लिखना है, ठीक। पहले ये स्टेटमेंट लिखें आप फर्स्ट। लिखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus only in those orbit, electrons revolve around the nucleus only in those orbit which are associated with definite amount of energy, which are associated with definite amount of energy. Second point, energy of the electron. Second point, energy of the electron revolving in the orbit. Energy of electron revolving in the orbit is fixed. Energy of electron revolving in the orbit is fixed and does not change with time. Energy of electron revolving in the orbit is fixed and does not change with time. Third point लिखिए कि it's डिफरेंट ऑर्बिट को अपन और भी बोलते हैं, टर्म जैसे शेल बोलते हैं। इट्स डिफरेंट ऑर्बिट और शेल, और इसी का निकनेम है एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। इट्स डिफरेंट ऑर्बिट का ही निकनेम है शेल, इसी का निकनेम है एनर्जी लेवल, और स्टेशनरी स्टेट आर रिप्रेजेंटेड एज इट्स डिफरेंट ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट आर रिप्रेजेंटेड एज KLMN। OP भी चलेगा, OP ऐसे चलते जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those orbit, electron can revolve only in those orbit in which mv are equals to nh by 2 pi. Only in those orbit in which mv are equals to nh by 2 pi, where आप ये लिख लो, m is mass of electron, v is velocity of electron, r is radius of orbit, n is orbit number, ये कोई नेचुरल नंबर होगा, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये टर्म लिख लें आप, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच, ये पूरा टर्म लिख लें आप। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखें। ये जो ऑर्बिट का एनर्जी होता है, ये जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा या ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है। ठीक, एनर्जी कितना होता है ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, मतलब बोर्ड ने ही ये प्रूफ किया है, तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बस उसका जनरल पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर इंक्रीज़ होगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज़ होगा। तो फिफ्थ पॉइंट आप नोट कर लें अभी कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज विथ increase in energy of orbit increases with increase in orbit number।
एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट नंबर। इतना क्लियर है। अब इससे देखिए एक आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा 6 पॉइंट। मान लीजिए ये n=1 है, ये n=2 है, ऑर्बिट नंबर 2 का ज़्यादा है, तो 2 में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका एनर्जी मान लो E2 है, फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका एनर्जी E1 है। अब बता सकते हैं E1 एंड E2 में अगर ये दोनों एनर्जी हैं तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, E1 का या E2 का? तो ऑफ कोर्स E2 इज़ ग्रेटर दैन E1, यही होगा। मीन्स E2 का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि ऑर्बिट नंबर ज़्यादा है। अब सोचो कि अगर ये हाई ऑर्बिट नंबर में है, अगर ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, पहले तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी था, जैसे ही इसमें जंप करेगा अब इसके पास, सिंस इस ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट है, राइट, तो जैसे ही हायर एनर्जी से या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो इसका एनर्जी डिक्रीज़ करना है। मतलब पहले हाई एनर्जी था, जैसे ही जंप किया अब एनर्जी कम हो गया, तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये रिलीज़ करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? क्या करेगा ये? फिर से क्वेश्चन सुनना। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हायर ऑर्बिट में है, हायर ऑर्बिट से अगर ये लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो इसका एनर्जी डिक्रीज़ होगा। अगर एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। पॉइंट समझ में आया? सिमिलरली मान लो कोई लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कम था, तो अगर इसको हायर ऑर्बिट में जंप करना है, हायर ऑर्बिट में जाना है, पहले तो कम एनर्जी था, अब एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए क्या करेगा? बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? रिलीज करेगा। पॉइंट चमका गया? इसका मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। रिलीज़ किसके फॉर्म में करता है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी बेसिकली एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक। या फिर लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये भी क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलिए ये पॉइंट 6 पॉइंट लिखें कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम higher orbit to lower orbit, if an electron jumps from higher orbit to lower orbit, it releases energy. If an electron jumps from higher orbit to lower orbit, it releases energy. And if an electron jumps from lower orbit to higher orbit, and if an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy. फिर से बोलता हूँ पूरा स्टेटमेंट, कंफ्यूज नहीं होना। If an electron jumps from higher orbit to lower orbit, it releases energy. And if an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? तो आपने देखा होगा जैसे आपके रूम में अगर बल्ब जल रहा होगा, लाइट, तो ये इसी का एग्जांपल है। लाइट का सोर्स बेसिकली एटम ही होते हैं, मतलब सनलाइट है। तो सनलाइट कैसे आता है? यहाँ पे सन है और सनलाइट आपको मिलता है, कैसे मिलता है? इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई लाइट है, मान लेते हैं, राइट, मान लेते हैं ये, मान रहे हैं लाइट है, ठीक। और अब क्या होगा कि आपने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या होगा? मीन्स आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। अब यहाँ पे जो भी एटम होंगे इसके अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब लोअर एनर्जी में होते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन,
ठीक, नॉर्मल एनर्जी लेवल पे हैं। आपने जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया मतलब एनर्जी गेन करके ये लोअर से हायर लेवल में जाएगा। क्लियर है? जैसे ही लोअर से हायर लेवल में जाएगा एनर्जी गेन करके, फिर क्या होता है, अभी जाने के बाद ये फिर से रिवर्ट बैक आते हैं। इनका हायर लेवल में जाना फिर वापस आना, ये चलते रहता है साइमल्टेनियस। तो जाते टाइम तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एनर्जी प्रोवाइड कर दिया था। जब लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो कि आपने दे दिया। अब ये जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है, उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली लाइट ही होता है, लाइट का ही फॉर्म है। तो ये लाइट एमिट करता है, तो आपको यहाँ से लाइट एमिट होता हुआ दिखता है। समझ में आ रहा है क्या? सन में भी यही होता है। सन में क्या होता है कि कुछ रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन होने से क्या होता है कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। फिर जैसे ही हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे, आपको लाइट दिखेगा। अब मान लो अगर ये आयरन रॉड है, लेट्स से आयरन रॉड को अगर आपने हीट कर दिया, मतलब आग में रख दो, हीट कर दो और फिर आप इसको डार्क में ले जाओ, तो आपको ये ग्लो करते हुए दिखेगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्यों होता है? बिकॉज जैसे ही आपने इसको हीट किया मतलब एनर्जी दिया, तो इसके अंदर एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में गए होंगे। क्लियर है? अब हाई एनर्जी लेवल में गए थे, आपने जैसे ही हटा के डार्क में ले गया, फिर कहीं भी रख दो आप, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा, जो कि लाइट होता है। यहाँ से आपको लाइट एमिट होता हुआ दिखेगा। क्लियर है इतना? तो ये आई होप आपको 6 पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट अपन जल्दी से इसका डेमेरिट्स देख लेते हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे। चलिए डेमेरिट्स लिख लीजिए जल्दी से। चलिए फर्स्ट डिमेरिट जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि ये सर्टेन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करते हैं और इन ऑर्बिट का एनर्जी कांस्टेंट क्यों होता है, आपको डाउट आ रहा होगा। तो इसका आंसर बोर ने भी नहीं दिया। ठीक, तो फर्स्ट डिमेरिट लिखें कि बोर कुड नॉट जस्टिफाई why electron should revolve in certain orbit. Bohr could not justify why electron should revolve in certain orbit or why energy of orbit is constant. Bohr could not justify why energy of orbit is constant, ये भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड पॉइंट जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लिखिए इसमें कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन H, लिखिए आप H2 नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ H। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड H लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ब्रैकेट में यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लिखिए इसमें कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ब्रैकेट में यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही वैलिड है। यूनी मतलब वन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऐसे स्पीसीज जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए ही वैलिड है। मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए बोर्स मॉडल
आप यूज़ कर सकते हो। हीलियम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम प्लस के लिए यूज़ कर सकते हो, हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के लिए नहीं कर सकते हो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन लिथियम 2 प्लस में कर सकते हो। बेरिलियम 3 प्लस के लिए कर सकते हो, बेरिलियम 3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम के लिए आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो, बोर्ड्स मॉडल यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए ही वैलिड है। ठीक, जल्दी से लिखें। थर्ड डिमेरिट लिखिए कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब ये एक हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल का, नॉर्मली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल का एक ही टाइम पे आप एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी आप फाइंड नहीं कर सकते हो। फिर से बहुत ही सिंपल टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी सेम टाइम पे नहीं बता सकते हो। डाउट आ रहा होगा कि आपको, मतलब मैं इस पेन का वेलोसिटी बता सकता हूँ 0 है और पोजीशन भी बता सकता हूँ, तो फिर से ये इनके लिए वैलिड नहीं है। स्मॉल पार्टिकल का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इनके रेंज की बात कर रहे हैं, तो इतना स्मॉल की बात कर रहे हैं हम। तो किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का सेम टाइम पे आप पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हो। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक, ये करेक्ट है। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन रहता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का इन्होंने पोजीशन बता दिया कि न्यूक्लियस से आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन रहता है। आपको ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी दिया है, mvr = nh/2π। और तो और बोर भाई साहब ने इस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वेलोसिटी कितना होगा ये भी कैलकुलेट करके दिखाया था। हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इन्होंने क्या किया, एग्जैक्ट इसका वेलोसिटी और एग्जैक्ट रेडियस मीन्स पोजीशन दोनों बता दिया। लेकिन बाद में ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, इसके अकॉर्डिंग किसी भी स्मॉल पार्टिकल का एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते हो। ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में इसी पे टिका है पूरा। तो ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है, ये मॉडल में लोचा है, मीन्स गलत है ये। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल exact position and velocity of very small, exact position and velocity of very small high moving particle, very small high moving particle cannot be determined simultaneously, but Bohr calculated velocity and radius of orbit. But Bohr calculated velocity of electron and radius of orbit. तो बोर ने एग्जैक्टली पोजीशन और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर लिया, जो कि आप कर ही नहीं सकते थे, राइट। तो ये इसका ड्रॉबैक है, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आएंगे। आज के लिए आपके पास होमवर्क है, आप एन अवस्थी भी थोड़ा सॉल्व कर लें। एन अवस्थी मोल कॉन्सेप्ट अपन ने 70 तक किया था, तो 70 to 90 लेवल 1, वही फर्स्ट एक्सरसाइज ही लेवल 1 का
एन अवस्थी मोल कॉन्सेप्ट से ही लेवल 1 70 to 90 आप सॉल्व कर लें 20 क्वेश्चन। कल आप डाउट पूछें और जो भी पेपर में आपको डाउट थे वो भी आप पूछें, किसी ने भी ग्रुप में नहीं पूछा। ठीक, थैंक यू।